नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी की 59 और कांग्रेस की 64 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब दोनों ही दलों में बगावत और असंतोष की आग भड़कने लगी है। आपको बता दें, बीजेपी में टिकट कटने से नाराज अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, द्वारहाट और थराली के विधायकों ने बागी तेवर दिखाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी दे दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी पर अब बल पड़ने लगे हैं। दूसरी तरफ यही हाल कांग्रेस का भी है, जहां 64 में से 25 विधानसभा सीटों पर असंतोष और बगावत के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते डोईवाला और हरिद्वार के दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले खुद को तीसरे विकल्प के रूप में मान रही आम आदमी पार्टी में भी बगावत कम नहीं हुई। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में भी बगावती सुर उठ चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि गढ़वाल मंडल के विकासनगर में प्रत्याशी चयन को लेकर जिला अध्यक्ष समेत 103 आप कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया और आपके बैनर, झंडे, पोस्टर जला दिए गए थे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में रूठने और मनाने का खेल शुरू हो गया है। टिकट की दौड़ में शामिल कुछ दावेदार तो वरिष्ठ नेताओं की मान मनोबल के बाद सक्रिय हो गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी कोप भवन से बाहर नहीं निकले। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय पदाधिकारी तक नाराज दावेदारों को फोन करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता बगावत नहीं होने की बात भी लगातार दोहराते नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत की जा रही है, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। तो क्या सर आपको लग रहा है कि इन्हें टिकट दे दिया जाएगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। इसके लिए पार्टी संगठन के लोग जिनको बात करनी है वो बात कर रहे हैं। हमारा आंतरिक प्रबंधन है इस प्रकार का कि जहाँ कहीं कोई थोड़ी बहुत नाराजगी है, मनमुटाव है, उसको दूर करने के लिए वार्ता के माध्यम से प्रयास जारी है। बीजेपी में कहीं पर कोई बगावत नहीं है। तात्कालिक प्रतिक्रिया थोड़ी बहुत उनकी हो सकती है, जो टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला। बाकी पूरी बीजेपी एकजुट है। सब कार्यकर्ता एकजुट होकर जिसको टिकट मिला है उसको विजयी बनाएंगे। कार्यकर्ता की या किसी शीर्ष जो नेता होते हैं, वरिष्ठ नेता, उनकी कभी मुझे नहीं लगता किसी की अनदेखी की जाती है। पार्टी जब हम टिकट का वितरण हो रहा है और कई सारे बैठकों का दौर चल रहा है, बहुत मंथन के बाद टिकट जो वितरण का जो है कार्य किया गया है, क्योंकि इस वक्त हमें एक व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं लड़ना है। व्यक्ति चुनाव में नहीं जा रहा है। हमारा कांग्रेस पार्टी का हाथ का जो पंजा है, हाथ का जो निशान है, वो चुनाव में जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे भरोसा रख के कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज चुनाव में जा रहा है। तो मुझे लगता है जिन्हें जो लोग टिकट ना मिलने से आहत हैं, उनका जो हित है उसका ख्याल रखना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी है, जो कि बिल्कुल रखा जाएगा। लेकिन आज हर व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ को किनारे रख के संगठन सर्वोपरि है, ये बात को समझना होगा, सोचना होगा और पार्टी के प्रत्याशी को समझना होगा, सोचना होगा। और गुरु विधानसभा संगठन, जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी को जो है बूथ बूथ पर, प्रत्येक घर पर आम आदमी की पहचान बनवाई। और आज दूसरी पार्टी से जो भगोड़ा व्यक्ति है वो आम आदमी पार्टी में आ जाता है, जो मात्र एक बीडीसी मेंबर है। हम सभी पदाधिकारियों की अनदेखी की गई। मैं जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का। मेरे से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में उन्होंने प्रचार कराया। और जब आज किसी प्रतिफल की अपेक्षा हमारे कार्यकर्ताओं ने की, तो उन्होंने एक भगोड़े को, जो एकमात्र बीडीसी मेंबर है, उसको आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। आम आदमी पार्टी का विधानसभा और जो विधानसभा में जिले के, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वो सभी आज नाराज हैं और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं लगता है कि पारदर्शिता और ईमानदारी से और
और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दिनेश गौड़ जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। और दीपक पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। संजीव वर्मा जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। आप बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बगावत नहीं है, किसी तरह का असंतोष नहीं है, लेकिन हकीकत ऐसी नजर आ नहीं रही है। सर, खुलकर अब तो आपके सिटिंग विधायकों के बगावती तेवर सामने आने लगे हैं। किस तरीके से कीजिएगा अब आप डैमेज कंट्रोल? क्वेश्चन ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। हमारी और किसी प्रकार का कोई गुटबाजी हमारी पार्टी में नहीं है। हम सब लोग मिलजुल कर कमल को जिलाने का काम कर रहे हैं और जो हमारा 60+ का ध्येय है हम उसको बहुत अच्छे से अचीव करने जा रहे हैं। और बात रही कांग्रेस की, तो एक बहुत शर्मनाक स्थिति कांग्रेस के अंदर इस समय है। कांग्रेस पूरी तरह बिखराव के दौर पे है, गुटबाजी चरम पर है वहां पर। और जिस तरह से आज उनकी सेकंड लिस्ट में लगभग 6 लोगों के नाम पर एक जबरदस्त असंतोष का वहां पे वातावरण है। उस पूरी लिस्ट को बदलने का एक कवायद वहां पे चल रही है। तो कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है, बेहद शर्मनाक दौर है। आप अपने घर की बात कर लीजिए सर, उनकी छोड़िए, वो अपना खुद दे देंगे, अपना रिएक्शन वो खुद दे देंगे कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। आप पहले अपना तो बताइए, किस तरीके की स्थिति हो रही है अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, द्वारहाट, थराली, यहाँ के विधायक किस तरीके से बागी तेवर दिखा रहे हैं आपको? आपके डिप्टी स्पीकर आपसे नाराज चल रहे हैं। मुन्नी देवी शाह ने तो आप पर पैसे के लेन देन तक का आरोप लगा दिया। मैखुरी, कितने आपके बड़े और सीनियर नेता रहे, उनको अब साफ देख रहे हैं हम कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आप अपने घर की तो बात बताएं पहले। पल्लवी जी देखिए, अच्छे और बहुत गंभीरता के साथ चल रहा है। हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं और ये तन्मयता से लगे हुए हैं इस बात के लिए, उनको समझाने बुझाने की। चलिए, आप कह रहे हैं कि समझाने बुझाने में लगे हुए हैं, यानी कि आपने माना कि नाराजगी चल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने कहा कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी नहीं होती तो समझाने बुझाने का दौर नहीं चलता। दीपक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। एक रिएक्शन में छोटा छोटा सा पहले सबसे ले लेती हूँ, उसके बाद बहस की शुरुआत कर लेंगे। दीपक पांडे जी, क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी के? बड़ा सीना चौड़ा करके कह रहे थे आप तो कि हमारे यहाँ किसी तरह की बगावत नहीं है। आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया? खुलकर सामने आ रहे हैं आप तो, आपके जिला अध्यक्ष विकासनगर के। पहले तो ANB के दर्शकों और पल्लवी जी को मेरा प्रणाम जी और आप सभी को 26 जनवरी के बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं ये कहूंगा, ये तो आप देख रहे हो जिस टाइम टिकट का बंटवारा होता है थोड़ी बहुत नाराजगी होती है और बिल्कुल ये सभी दलों में होता है। किसी एक पे हम छींटे नहीं डाल सकते क्योंकि अभी तो आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है और मजबूती से अब जब जमीन पे आ रही है तो नाराजगी भी धीरे धीरे लोगों में आ रही है। और रही जितना बीजेपी और कांग्रेस में टकरार है, अभी उतनी अभी हमारे वहां पे नहीं है, लेकिन हाँ छींटे हमारे वहां पे धीरे धीरे पड़ने लग गए इन चीजों के हल्के। लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि वही हमारे वहाँ क्या सभी के यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को लेकर इलेक्शन तो कहीं भी नहीं लड़ा जाता है। होने को तो मैं भी 56 लाल कुआं विधानसभा से 2 साल से प्रत्याशी हूँ, लेकिन मैं बगावत नहीं कर रहा हूँ। मैं कल अपने साथी का खुद जाके स्वागत करके और नामांकन भर के आया हूँ। और हमारे वहाँ कुछ एक लोग हो सकते हैं जो चाह रहे होंगे इलेक्शन लड़ने का, जिनके अंदर रहता है कि मुझे लड़ना ही लड़ना है, लेकिन कई लोग साथी ऐसे जिनको समाज सेवा करनी है। आम आदमी पार्टी से ऐसे लोग भी बहुत लोग जुड़े हैं जो इलेक्शन लड़ने नहीं, केवल समाज सेवा करने के उससे आए हैं। और कई पुराने लोग कटे हैं। अभी जिला अध्यक्ष जी तो हमारे वहाँ नए आए हैं, अभी 6-7 महीने पहले। यहाँ तो 8-8 साल पुराने लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं जो विचारधारा से। लेकिन ये है कि हाँ, आम आदमी पार्टी आज पहली बार इलेक्शन लड़ रही, तो लोगों में इसके प्रति दीवानगी ज्यादा है आम आदमी पार्टी के प्रति, ये तो है। चलिए, दीवानगी ज्यादा है सर, मतलब एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हो गए आप सब, क्योंकि इससे पहले हर डिबेट में आप ये कहते थे कि हमारी पार्टी में तो कोई बगावत नहीं है, हमारे यहाँ किसी तरह के लोभ लालच नहीं है। अब आपके यहाँ क्या हो रहा है? 103 आप कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा देकर चल निकले, तो अब दिख रहा है कि कौन कितना धुला हुआ है दूध का, कहाँ से गंगा बह रही है, सब नजर आ रहा है। दिनेश गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। दिनेश जी, सवाल ये है कि आप लोगों के यहाँ पर भी अब तो सर फुटबॉल वाली स्थिति हो चुकी है। 64 में से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर बगावत और तेवर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी, बगावत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को और तमाम चैनल पे बैठे मेरे राजनीतिक दलों के सम्मानित
प्रवक्ता बंधुओं को। तो मैडम, जहां तक पार्टियों में बगावत की बात है, तो ये निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे सभी दलों में है। कांग्रेस में भी है, कांग्रेस है, भाजपा है, बड़े दल हैं और उसके कार्यकर्ता 5 साल तक पार्टी के लिए काम करते हैं और बिल्कुल जमीन से जुड़ के काम करते हैं। हर आदमी की अपेक्षा होती है कि उनको मौका मिले, और लेकिन मौका सबको नहीं मिल पाता है। तो ये सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है। किसी एक व्यक्ति को ही एक विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया जाता है, तो उसके लिए कुछ देर के लिए लोगों में एक आक्रोश हो जाता है, कार्यकर्ताओं में। तो पार्टी इस मजबूरी को समझती है और पार्टी जो फैसले लेती है बहुत सोच समझ के लेती है, और उन कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा। वो मजबूरियां सभी के सामने है, क्योंकि वास्तव में संख्या इतनी बढ़ जाती है। अब कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी दल है, उनमें कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से हर आदमी को लगता है कि यार मुझे मौका मिलना चाहिए। और पार्टियों की भी मजबूरी होती है कि क्योंकि विधानसभा में व्यवस्थाएं ऐसी है कि पार्टी एक ही प्रत्याशी तय करती है। तो ये, और खासकर कांग्रेस में इसलिए ज्यादा दिख रहा होगा आपको बगावत की, बड़े दल हैं और इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो कार्यकर्ता भी ज्यादा होते हैं। और ऐसा नहीं, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो उस चीज का दुख हमें भी होता है कि हम सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। आपको तो जानकारी ये होगी इसका सर, एक बहुत बड़ा हरिद्वार के कारण है। दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, इस बात की जानकारी होगी आपको? जी बिल्कुल होता है ये। तो चुनाव का जब टाइम आता है मैम, तो केवल हमारे साथ नहीं, ये हर दल के साथ होता है। और मैं भी समझता हूँ, मैं भी एक दल का कार्यकर्ता ही हूँ। मैं भी प्रवक्ता के रूप में अपनी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। तो हमारी भी कई कई सभी की अपेक्षाएं होती है कि हमें कहीं आगे मौका मिले, लेकिन जब नहीं मिल पाता है तो कुछ कार्यकर्ता भावावेश में आके बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा उनकी है सर, भावनाओं एक को भी तो हमें। आप इतनी पुरानी और बड़ी पार्टियां, आप लोगों को पहले से अंदेशा होगा इस बात का कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएंगी, तो क्यों पहले से डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई रणनीति तैयार आप लोगों के द्वारा नहीं की जाती? इन वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? इनसे बातचीत क्यों नहीं करती? आपके कौन से कांग्रेस के आला कमान आकर इन्हें समझा रहे हैं या फोन कॉल इनको किया जा रहा है? कोई तो रणनीति तय करके बैठे होंगे ना आप, क्योंकि अगर ये इस तरीके से निर्दलीय लड़ना शुरू कर देंगे तो वोट कटवा की स्थिति में आ जाएंगे सारे के सारे। नहीं, वो आपका कहना ठीक है बिल्कुल, लेकिन पार्टियां सब, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, सब कोशिश करती हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाया जाए। लेकिन कभी कभी आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी जो डैमेज कंट्रोल की आप बात कर रही हैं, तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उनको मनाया जाता है। और कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी में, आवेश में आके एकदम निर्णय ले लेते हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए, आपने सरिता आर्य जी को देखा होगा, हमारी लिस्ट भी नहीं निकली थी और उन्होंने पहले ही मान लिया कि मेरा टिकट कट रहा है, वो जाके भाजपा में शामिल हो गई हैं। तो मैं समझता था कि उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इस समय, क्योंकि चुनाव जो है, कांग्रेस पार्टी पिछले बार, जो पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग एक प्रकार से जो बहुत बड़ा वो धोखा खा गए थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ के और फूक फूक के कदम रख रही है। हाँ, और बहुत उसमें फूक थोड़ा फूक के सा कदम धैर्य रख की रहे हैं आप, जरूरत है। जिनकी वजह से धोखा खाया उन्हें वापस अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। दिख रहा है कितना फूक फूक के कदम रख रहे हैं आप लोग। संजीव वर्मा देखिए, जी, वो तो पार्टी छोड़ के गए थे, वो घर वापसी उन्होंने अरे की सर, है। सरकार ऐसा गिरा दी थी आपकी, अब माने या ना माने, आप टेलीविजन पर बैठ के सरकार गिरा दी थी। जिस शख्स ने गिरवाई थी वो वापस आप ही के पास आ गए, तो आप किस तरीके से फूक नहीं, फूक के आपने कदम देखा रख रहे हैं दिख होगा। रहा है हमें। संजीव वर्मा जी, नहीं, आपने देखा होगा बहुत बार हाँ, माफी उन्होंने मांग ली माफी उन्होंने। मांगी है। हरक सिंह रावत जी ने पूरी माफी मांगी है, बहुत पूरे सही। सोशल मीडिया में खोल के उन्होंने अपना वो दिया है। तो यदि कोई आदमी माफी मांग रहा है इतनी, हाँ, तो उसको कुछ सोच समझ के क्षमा भी कर देना चाहिए। बिल्कुल सीना चीर के दिखाया होगा उन्होंने हनुमान जी के तरह, उसमें बसे होंगे हरीश रावत, इसलिए उनको वापस ले लिया। चलिए संजीव वर्मा जी, सवाल ये है सर कि जब इतनी नाराजगियां, एक सेकंड, धारा 302 हटती नहीं है। ठीक है संजीव वर्मा जी, एक नहीं है सीट, बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर आपके सिटिंग विधायक इस समय बगावती तेवर दिखा रहे हैं और वो पूरी तरीके से संकेत दे चुके हैं कि निर्दलीय हम चुनाव लड़ लेंगे। दिक्कतें तो आपके लिए भी उतनी हैं, तो ऐसे में सिर्फ दूसरे के परिवार में झांकना कितना सही है? पल्लवी जी, देखिए, मैंने पहले भी आपसे बोला, बहुत सारे कार्यकर्ता लाइन में थे, बहुत सारे कार्यकर्ता उम्मीदवारी अपनी जता रहे थे,
लेकिन टिकट एक ही को मिलना है, ये एक वास्तविकता है, इसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और पार्टी ने विभिन्न मानदंडों में इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए समय काल परिस्थिति के अनुसार कई बार कुछ परिवर्तन भी होते हैं, और ऐसी स्थिति में जो एक सभी कार्यकर्ता श्रेष्ठ हैं, कोई भी कार्यकर्ता ऐसे नहीं हम किसी को इंफीरियर समझते हो, सभी कार्यकर्ता हमारे श्रेष्ठ हैं और टिकट एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है कि अगर 8 लोग कतार में हैं, एक को टिकट मिलता है तो बाकी 7 लोग, 1-2 दिन की थोड़ी सा मन खराब होता है, थोड़ी सी नाराजगी होती है, लेकिन अंततः वो बाकी 7 लोग जो होते हैं वो कमल को जिताने के लिए जुट जाते हैं। और मैं सोचता हूँ इस बार भी यही स्थिति, 1-2 दिन का आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जितने कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी उम्मीदवारी जता रहे थे, 1-2 दिन बाद मैं सोचता हूँ पार्टी में उन सभी लोगों से बातचीत का एक दौर चल रहा है, और वे सभी लोग पार्टी के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए कमल खिलाने का काम करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस में इस समय जो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के और इनके संचालन समिति के अध्यक्ष एक तरह से बिल्कुल आमने सामने हैं। रंजीत रावत जी ने कल कहा है कि मैंने खेती बोई, और हरीश रावत उसके ऊपर बुलडोजर लेके आ गए, उस खेती को उजाड़ने आ गए। तो मैं सोचता हूँ कितनी हास्यास्पद स्थिति और कितनी गंभीर स्थिति इस समय कांग्रेस के अंदर है। एक बड़ा शर्मनाक दौर कांग्रेस के अंदर चल रहा है, जहां पहले से 3 गुट तो थे ही, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी और एक गोदियाल जी, और अब इस तरह से जो 4 आप लोगों ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे वो भी तलवारें अपनी खींचकर मैदान में आ गए हैं। एक तरह से मैं सोचता हूँ कांग्रेस के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, और सबसे गंभीर स्थिति मैं इस बात को मानता हूँ कांग्रेस। हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी सर, आप अपनी बात जारी रखिए। हेलो संजीव जी, आवाज मिल रही है सर, बताइए। शायद फोन लाइन उनकी डिस्कनेक्ट हो गई, एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लीजिए, उनको मेरी आवाज इस समय नहीं मिल रही है। दीपक पांडे जी, आप अपने आप को उत्तराखंड में तीसरा बताते हैं कि हम भाई तीसरा एक पिलर के तौर पर खड़े हुए हैं, हम तीसरा एक ऑप्शन है जनता के लिए। पिछले 1 महीने से तो आपका कोई नेता नजर नहीं आ रहा है सर। अरविंद केजरीवाल आए क्योंकि उनको कोविड हो गया था, उसके बाद वो चले गए। क्या सर्वे वर्वे आप लोगों ने ज्यादा गंभीरता से ले लिए क्या, कि 2 ही सीटें तो मिलती हुई नजर आ रही हैं, आप क्यों इतनी मेहनत करनी यहाँ पर? ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हमारी बस्तर रैली बराबर चल रही है प्रॉपर। अगर आप जैसे हमारी जो बस्तर रैली बराबर है, कैंपेन को भी मना कर रखा चलाने के लिए, और हम लोग भी गाइडलाइन और जो कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हमने इसी तरह नहीं, आप ये बताएं ना, देखिए अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं, गोवा में उन्होंने डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, ये भी तो कोविड गाइडलाइन के तहत ही किया गया ना। यहाँ कब आ गए अरविंद केजरीवाल? नहीं, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे मनीष सिसोदिया भी आए हैं मैडम, इधर उसमें आए हैं, टीवी में आए हैं, आपके यहाँ पे आपके शिक्षा विधानसभा कुमाऊं में आए हैं, रुद्रपुर में आए हैं, आपने शायद संज्ञान नहीं लिया है, यहाँ पे भी आए हैं। और यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग जो है वर्चुअल रैली से जुड़े हुए सभी लोग आ रहे हैं हमारे वहाँ पे। ऐसा नहीं है पंजाब में जितना फोकस आम आदमी पार्टी कर रही है ना सर, उसका आधा फोकस भी आपका उत्तराखंड पर नजर नहीं आ रहा है। अभी आपकी हो सकता है समझदारी हो कि पहले ही भाप गए कि आने वाले समय में क्या नतीजे होने वाले हैं, इसलिए इस तरह की स्थितियां हो रही है। ऐसा नहीं है, ये आपको लग रहा है हमारा बराबर वर्चुअल रैली और जैसी कोविड गाइडलाइन खुलेंगी तो हमारे में सारी तैयारी चल रही है। क्योंकि हम लोग जब आप लोग अगर हम कल के दिन रैली करें, सारी चीजें करें, आप लोग कल मुद्दा उठा देंगे आम आदमी पार्टी वाले के लिए तो शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, सुन नहीं रहे। क्योंकि हमारे डोर टू डोर प्रचार करने पर आपका कोई प्रशासन आपके खिलाफ नहीं मामला दर्ज करने वाला है सर। आप कर रहे हैं डोर टू डोर प्रचार, आप पंजाब में भी कर रहे हैं, आप गोवा में भी कर रहे हैं।
उनको हमसे डर है कि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी जहाँ जाती है अपनी जगह बना के ही आती है कहीं ना कहीं। उनको आज ये डर है, उनको एक दूसरे से डर थोड़ी ना, इनको पता है कि आज इनको है आम आदमी पार्टी के आगे जीतना है इन लोगों को, इसको इनकी वोट कट रहे हैं इन दोनों की। आज तक ये अपना अधिकार मानते थे कि एक बार बारी हमारी, एक बार हमारी, एक बार। इनको पता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इनके लिए समस्या खड़ी करने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हमारे अंक कितने आएंगे, मैं अंक पे जा ही नहीं रहा हूँ। हमें तो ऐसा पता है जनता हमारे लिए अंक तैयार करके रखेगी, लेकिन अंक इनके कितने जाएंगे वो भी ये सोचे। जिस तरह से इनके वहाँ ज्यादा विरोध हो रहा है, आपने मुझसे बात कही विरोध, हाँ विरोध होता है थोड़ा सा हमारे वहाँ। अगर 50 लोग नाराजगी तो डैमेज कंट्रोल वो नहीं हमारे वहाँ मान जाएंगे सब लोग। हमारी नई पार्टी, इनके वहाँ पे बड़ा धड़ा था, इनके वहाँ पे वो मुख्यमंत्री कहते थे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, हरीश रावत जी कहते हैं पहले बीच में कहते कि भैया लोगों ने मेरे को घेर कर रखा हुआ है, लोग मेरा ही विनाश करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो कई चीजें हैं राजनीतिक के रूप से इन लोगों के वहाँ ज्यादा गिरावट आ रही है कहीं ना कहीं। आप देखिए जिसको को भी देखना, जिसको प्रतिनिधि मिले सबके संग मिलते लड़ने। कल छप्पन लाल वहाँ विधानसभा की बात करूँ तो एक महिला है यहाँ पे संजय डाले को भी, जिसको कांग्रेस से टिकट मिला, वो हरी दुर्गा पाल पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर के घर पर भी उन्होंने घर के अंत नहीं आने दिए। बताइए, एक ये कहते हैं नारा लगाते हैं कि लड़की में लड़ सकती है। बताइए, वो अपने जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है, जो बुजुर्ग हैं, वो आशीर्वाद लेने गई है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा इनसे बड़े किसी से, लेकिन उन्होंने घर के अंदर तक नहीं घुस दिया। तो विरोध तो इनके वहाँ ज्यादा, हमारे वहाँ कोई ऐसा बड़ा विरोध नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर जगह बिजली कैंपेन से लेकर सारे हमारे कैंपेन जितने हैं, 2 to 2 स्टेप है हमारी टीम कर रही है। ये लड़ाई तो इन्हीं के वहाँ चल रही है, तो आपस की लड़ाई में लड़ते रहेंगे। लेकिन आप क्यों भविष्यवक्ता हो रहे हैं सर? आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप अपने नाराज उम्मीदवारों को या आपके जो भी कार्यकर्ता इस समय नाराज चल रहे हैं उन्हें मना लेंगे, लेकिन वो नहीं मना पाएंगे। उनके पास बड़े चेहरों की लाइन है, आपके पास ऐसे कौन से बड़े चेहरे हैं? आपने उतार दिया पुष्कर सिंह धामी के सामने एसएस कलेर को, जो इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े, और आपको इतना पूर्ण विश्वास है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, और धामी हार जाएंगे जो कि कब से चुनाव जीतते आ रहे हैं। मैडम, मैंने तो ये नहीं कहा कौन जीते तो हमारे, मैंने कहा जनता तय करेगी। मैंने तो कोई किसी चीज को, हाँ, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि वो लोग हार जाएंगे? तब इस पर भी आप ये कहिए ना कि हाँ जनता ही तय करेगी। सर, जनता को ही तय कर लेने दीजिए, फिर हम क्यों भविष्यवक्ता बन रहे हैं यहाँ पर बैठ के? मैंने कहा अंक इनके कम होंगे, हमारे अंक बढ़ेंगे। कहा मैंने कोई भविष्यवाणी ये नहीं करी कि इनके कितने रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि 16 आएंगे, 20 आएंगे। मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं यूज करा। आप हरीश रावत पहले ही कह चुके हैं कि वोट कटवा की स्थिति में आप आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इतने हाथ पैर मत मारिए। क्या आपको भी वही महसूस होने लगा है कि वाकई में वोट कटवा की स्थिति में ही है इस समय आम आदमी पार्टी? या तो आप इनके बीजेपी के वोट काट ले जाएंगे या फिर कांग्रेस के काट ले जाएंगे। मैम देखो, हमको हर किसी ने हल्के में लिया, लेकिन उनको वक्त में जरूर जवाब दिया। दिल्ली में भी यही था, चंडीगढ़ में भी हालत था इनका, और यहाँ पे भी आप देखें वही हालत होगा। कोई भी दल नया दल आएगा, किसी का भी नया जन्म होगा, तो देखो वोट तो कटेंगे कहीं ना कहीं। इनसे लोग डाइवर्ट होंगे, लोग अपनी शिक्षा स्वाद बिजली पानी के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। लोग इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि बड़े चेहरे को देख के वोट देना है। आम आदमी पार्टी बड़े चेहरे को लेकर के वोट नहीं देगी आदमी, लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वोट देगा। और हमने ये बात कही भी नहीं है, और हमसे ये बात कहते भी हैं कि इस बार बड़े चेहरे को वोट न देकर के आप अपनी काम को देकर के वोट दीजिएगा। और जो हम लोगों ने जो कैंपेन हमारे चल रहे हैं उसकी भागीदारी भी नहीं। चलिए, आपको आवाज मिल रही है संजीव वर्मा जी? जी सर, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और क्या वाकई में मुझे आपका ये रिएक्शन भी चाहिए कि आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में आपको नजर आ रही है उत्तराखंड में कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है? मैडम देखिए, मैं पहले कांग्रेस की बात करता हूँ, उसके बाद आम आदमी पार्टी से आता हूँ। जिस तरह से जी, फिर खुद की भी बात कीजिएगा। जरूर करेंगे, जरूर ठीक है। अब बताइए पल्लवी जी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस शुरुआत से उत्तराखंड के पक्ष में कभी रही नहीं। इनके जो बड़े नेता थे जो दिवंगत हो गए हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। और यही कांग्रेस का पूरी पार्टी का स्टैंड था। कांग्रेस कभी भी उत्तराखंड के पक्ष में नहीं रही, कभी पक्षधर नहीं रही कि उत्तराखंड राज्य बने। और जब उत्तराखंड विकास की राह पर आगे बढ़ा, इन्होंने रोड़ा अटकाने का काम किया। जिस तरह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करा, उन्होंने 2003 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का पैकेज दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, औद्योगिक पैकेज दिया 1000 करोड़ रुपए का। जैसे ही यूपीए की गवर्नमेंट बनी,
और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उन दोनों पैकेज को, औद्योगिक पैकेज को भी और विशेष राज्य का दर्जा, उन दोनों को छीनने का काम किया। उसके बाद 108 को छीनने का काम किया। उसके बाद आप लगातार आप देखिएगा जितने भी विकास की योजनाएं, परियोजनाएं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में रही, उन सब में ब्रेक लगाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। अभी माननीय मोदी जी ने 2014 में ऑल वेदर रोड का जो 12,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिससे हमारे 4 धाम यात्रा को एक पंख लगने वाले हैं, यहाँ का पर्यटन बढ़ने वाला है, यहाँ का रोजगार बढ़ने वाला है, यहाँ की आर्थिक स्थिति को 4 चांद लगने वाले हैं। उस ऑल वेदर रोड में एनजीटी का और अन्य कई एजेंसियों में जाकर उसकी एक तरह से खिलाफ एक वातावरण बनाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। कर्णप्रयाग रेल परियोजना, जिससे पर्वतों में एक जो यातायात की एक सुगमता होने जा रही है, जिसको एक केवल हम आवागमन का एक साधन के रूप में न देखते हुए, जो भविष्य में एक लाइफलाइन बनने जा रही है पहाड़ की, उसमें रोड़ा अटकाना कांग्रेस का। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पूरी तरह से विकास है। और अभी रिसेंटली 4 धाम यात्रा में तब तक कांग्रेस का रोना रोक करेंगे, अपनी उपलब्धियां बताया ना आप। कांग्रेस पार्टी की कैसा है संजीव वर्मा जी, 2016 से तो आप खुद कांग्रेस युक्त हो चुके हैं, अब 3 लोग चले गए, तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप कांग्रेस मुक्त भारत कर लेंगे? कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं आप। पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आता है, माननीय मोदी जी की उनके काम से प्रभावित होकर आता है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे यहाँ आता है। वॉशिंग मशीन में धुल के आता है सर, आपके यहाँ पर एक स्पेशल वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उसी में धोकर आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। समय की कमी है इसलिए सर माफी चाहूंगी, एक रिएक्शन मैं ले लेती हूँ सर आपका। दिनेश जी जल्दी से आप अपना रिएक्शन दे दीजिए सर, अभी थोड़ा समय हमारे पास कम रह गया है। दिनेश गौड़ जी। जी मैं ये देखना चाहता हूँ, वरिष्ठ प्रवक्ता है भाजपा के, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धि नहीं बताई, वो कांग्रेस के ही बोलते रहे, लेकिन अपना नहीं देख रहे कि पिछले 5 साल से अब राज्य की सरकार बैठे रहे, उत्तराखंड की सरकार आपकी है, प्रदेश ऊपर केंद्र में आपकी सरकार है, और आप तो सर अपन राजनीति कांग्रेस को कर रहे हैं। और करना क्यों नहीं है आपने? आपके पास तो कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। आपके पास तो जो विधायक भी होते हैं वो भी कांग्रेस से आप एक्सपोर्ट करते हैं। आज भी आपने गंगोत्री का जो विधायक है, आपने सुरेश चौहान को बनाया कांग्रेस वर्तमान, आपने शिवराज सिंह रावत जी है और स्कूल के आपके पुराने मंत्रिमंडल अब कांग्रेस के लोग घोषित किया करने से, और आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो 5 साल बेरोजगार यहाँ के उत्तराखंड के नौजवानों की किया, आपके पास कोई जवाब नहीं दिया। आप केंद्र सरकार की योजना के बारे में बात करते हैं, आपकी पूरी बात लेकिन दूसरे की आवाज दबाते चिल्लाते कुछ नहीं होता। जनता आपको 2022 के चुनाव में पूरा आईना दिखा देगी। आप विकास की बात करते हैं, पहाड़ों में आज भी महिलाएं सड़कों पे प्रसव हो रहे हैं, महिलाओं के एम्बुलेंस में प्रसव हो रहे हैं। आप रेफर सेंटर मार के आपने पड़ोसी क्षेत्रों में 5 साल में खराब हो गए क्या हालात? उससे पहले तो आपने भी यहाँ पर सत्ता चलाई है ना, दिला देते एम्बुलेंस, बनवा देते सड़क, या 5 साल में पूरा कोई भूकंप आ गया यहाँ पर कि सब कुछ तहस नहस हो गया? 21 सालों से राज कर रही है दोनों पार्टियां और स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। एक स्थायी राजधानी तक नहीं दे पाए आप लोग। कितनी शर्म की बात है, आप दोनों खुद ही सोच लीजिए। और बात करते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तू मैमे से बाहर निकलिए सर, अपने अपने परिवारों को संभालिए और जनता की सोचिए। समय की कमी रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार इस समय कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी तीनों पार्टियां किस तरीके से डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे।